हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ये प्रैक्टिस का 14वां वीडियो है। 13 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की जो किताबें हैं उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, क्लास 6 से लेकर 10th तक की। और इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2023 वाला करवाया है, 13 वाला करवाया है और इसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वाली वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और संडे को जो वीडियो आई थी उसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है मारवाड़ और चौथा विकल्प है चावंड। तो बनी ठनी ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न है जो एसएसटी की किताबें हैं उन्हीं से बने हैं। ये प्रश्न वहीं से लिए गए हैं और उन किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिए, स्वयं से भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने सभी चैप्टर पढ़ाए हैं। कुल 35 वीडियो हैं और प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगी एक साथ। चलिए किशनगढ़ शैली के बारे में जान लीजिए। किशनगढ़ शैली जो है इसमें पुरुष आकृति में लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत व मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तक खिंचे विशाल अरुणाभ नयन और नारी आकृति में तनवंगी, लंबी गौरवर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें इसमें चित्रित की जाती हैं। पुरुष और महिलाओं की आकृति के बारे में आपको बताया है कि इसमें किस प्रकार से चित्रित किए जाते हैं। इसके अलावा और क्या याद रखना है, बनी ठनी जो है इसे एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और राजा सावंत सिंह का जो काल है किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम व नंद लाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? पहला विकल्प है झालावाड़ शैली, दूसरा विकल्प है अलवर शैली, तीसरा विकल्प है बीकानेर शैली और चौथा विकल्प है मारवाड़ शैली। ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम व नंद लाल चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्रकार हैं, इनके नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। पहला विकल्प है तोपखाना, दूसरा विकल्प है सुतरखाना, तीसरा विकल्प है सूरत खाना और चौथा विकल्प है जवाहर खाना। तो जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताना है जहां चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे, कलाकार बनाते थे। तो जयपुर शैली के बारे में आपको याद रखना है कि महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को
सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिनमें सूरत खाना भी एक है, जहां चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सूरत खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पहला विकल्प है बूंदी शैली, दूसरा विकल्प है चावंड शैली, तीसरा विकल्प है जयपुर शैली और चौथा विकल्प है देवगढ़ शैली। तो जिसमें पक्षियों को महत्व दिया गया है उस शैली के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही है, बूंदी शैली। जो बूंदी शैली थी ये मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। अब इसमें आकृतियां कैसी बनाई जाती थी? तो बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती थी और आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर एवं कलाबाजी दिखाते बानर तथा पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण इस शैली में किया गया है। तो ये पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न 2 बार यहाँ पर लिख गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला छठवां प्रश्न देखते हैं। सांझी का संबंध किस देवी से है? पहला विकल्प है सीता, दूसरा विकल्प है दुर्गा, तीसरा विकल्प है पार्वती और चौथा विकल्प है उषा। तो सांझी का संबंध बताना है किस देवी से है। तो सांझी के बारे में पहले जान लीजिए। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफेदी पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं व उसका पूजन करती हैं। इसे सांझी, संजुली, सांजुली, सिंजी, सांझ के हांजी, हांजिया आदि नामों से पुकारा जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती हैं। तो ये सांझी के बारे में जान लिया। अब सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर और घर की कामना के लिए कन्याएं पूजा करती हैं। तो सांझी का संबंध है पार्वती से, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फड़वाचन का कार्य कौन करते हैं? पहला विकल्प है भोपे, दूसरा विकल्प है कालबेलिया, तीसरा विकल्प है बंजारे और चौथा विकल्प है सरगदे। तो फड़वाचन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। तो भीलवाड़ा के सायपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। और यही पूछा गया है कि फड़ वाचन का कार्य कौन करता है? तो भोपे करते हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। पहला विकल्प है रावण हत्था, दूसरा विकल्प है कांवड़,
तीसरा विकल्प है पूंगी और चौथा विकल्प है सहनाई। तो कावड़ के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगी लाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए हैं और इनकी बनी कावड़ें देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। तो इनका संबंध है कावड़ से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? अभी आपको बताया था। पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है सीकर, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है चुरू। तो फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी ये भीलवाड़ा के निवासी हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है गुड़, दूसरा विकल्प है कंबल, तीसरा विकल्प है कांवड़ और चौथा विकल्प है मेहंदी। तो सोजत प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? पहला विकल्प है रणथंभौर, दूसरा विकल्प है नाहरगढ़, तीसरा विकल्प है सिवाना और चौथा विकल्प है तारागढ़। तो किस दुर्ग के लिए कहा गया है? ये कहा गया है रणथंभौर दुर्ग के लिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। और एक मान्यता ये भी है कि इसका निर्माण निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। तो ये भी एक मान्यता है, कुछ लोग ये भी मानते हैं। और इस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये भी याद रखिएगा, यह लिखा किसने है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ये लिखा है अबुल फजल ने। ये भी साथ में याद रखिएगा, कथन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, रणथंभौर। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये किले कहाँ पर हैं। दूसरा लिखा है नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? बताइए आप लोग, मैंने आपको बताया है। तो नाहरगढ़ का किला जो है ये जयपुर में है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित है। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था और इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ किले में। तो इस किले के बारे में आपको ये याद रखना है। दूसरा लिखा है सिवाना। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? तो सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित है सिवाना दुर्ग और इसे अनखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। याद रखिएगा इसके बारे में। तारागढ़ का किला कहाँ है? तो तारागढ़ का जो किला है ये अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर है और ये अब खंडित दशा में है। इसे गढ़बीठली तथा अजय मेरू भी कहते हैं। और इसी किले के बारे में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कहा था कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेंटिक ने किसे कहा था, किस किले को कहा था, तो आपको याद रखना है तारागढ़ किला।
और एक तारागढ़ का किला बूंदी में भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? अभी आपको बताया था। पहला विकल्प है नाहरगढ़, दूसरा विकल्प है तारागढ़, तीसरा विकल्प है चित्तौड़गढ़ और चौथा विकल्प है गागरोन। तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ किले में, अभी बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा विकल्प है चित्तौड़गढ़। तो अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। और यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये अजमेर में है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा है और अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। तो ये दोनों प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है आभानेरी, दूसरा विकल्प है पुष्कर, तीसरा विकल्प है सालासर और चौथा विकल्प है माउंट आबू। तो हर्षद माता मंदिर आभानेरी में स्थित है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है, तो ये भी याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटेलिया बीछियो लालर क्या है? पहला विकल्प है लोक नृत्य, दूसरा विकल्प है लोक गीत, तीसरा विकल्प है लोक नाट्य और चौथा विकल्प है वाद्य यंत्र। तो पटेलिया बीचियो और लालर ये लोकगीत हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीना, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियां निवास करती हैं। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर, नोखीला, थारी ऊंटा, री असवारी, नावरी असवारी आदि हैं। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, लोक गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लांगुरिया गीत गीत किस देवी देवता से संबंधित है? पहला है जीन माता, दूसरा है खाटू श्याम जी, तीसरा विकल्प है कैला देवी और चौथा विकल्प है श्री महावीर जी। तो लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो लांगुरिया गीत संबंधित है कैला देवी से, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्लाह जिल्लाई बाई की प्रसिद्धि का कारण है? पहला विकल्प है मांड गायन, दूसरा विकल्प है नृत्य, तीसरा विकल्प है कुरजा गायन और चौथा है रावण हत्या। तो राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है और अल्लाह जिल्ला बाई की प्रसिद्धि का कारण मांड गायन ही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला विकल्प है मेवाड़, दूसरा विकल्प है मारवाड़, तीसरा विकल्प है शेखावाटी और चौथा विकल्प है बाड़मेर। तो गींदड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है और होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं और ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग हैं। इतना याद रखिएगा, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? पहला विकल्प है विवाह, पहला विकल्प है होली, दूसरा विकल्प है विवाह, तीसरा विकल्प है तीज और चौथा विकल्प है नवरात्रि। तो कच्छी घोड़ी शेखावाटी तथा कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? पहला विकल्प है जालौर, दूसरा विकल्प है सीकर, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है प्रतापगढ़। तो ढोल नृत्य संबंधित है जालौर से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? पहला विकल्प है शेखावाटी ख्याल, दूसरा है कुचामनी ख्याल, तीसरा है जयपुरी ख्याल और चौथा है हेला ख्याल। तो लच्छी राम का संबंध है कुचामनी ख्याल से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कुचामनी ख्याल का परिवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम ने किया। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश भी किया है और लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रिड़मल तथा मीरा मंगल प्रमुख हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चार बैंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बैंत जो है ये टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? पहला विकल्प है मालचंद तिवाड़ी, दूसरा विकल्प है लक्ष्मी कुमारी, तीसरा विकल्प है श्रीलाल और चौथा विकल्प है विजयदान देथा। तो बांतारी फुलवाड़ी ये रचना है विजयदान देथा की। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह भी याद रखिए, जैसे दुबधा, ओलिझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। तो ये आप याद रखिएगा। और दुबधा जो कहानी है, इनकी कृति है, इस पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विजयदान देथा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं। पहला विकल्प है रूपक, दूसरा विकल्प है रासो, तीसरा विकल्प है विगत और चौथा विकल्प है वेली। तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बताया गया है कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राज्य की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रासो ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालय का विशल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमार रासो और कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो ये प्रमुख हैं और उनके नाम भी याद रखिएगा। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला विकल्प है 1875, दूसरा विकल्प है 1874 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1876 और चौथा है 1877। तो भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए यह बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड बॉक द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा 1875। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा विकल्प है धौलपुर, तीसरा विकल्प है बूंदी और चौथा विकल्प है सवाई माधोपुर। तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा और 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रति वर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं और प्रजनन करते हैं और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है तो ये अपने देश वापस चले जाते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस गढ़ के लिए जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? पहला विकल्प है भैंसरोडगढ़, दूसरा विकल्प है चित्तौड़गढ़, तीसरा विकल्प है नाहरगढ़ और चौथा विकल्प है तारागढ़। तो जेम्स टॉड ने ये कथन कहा था भैंसरोडगढ़ किले के लिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा है और इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंस रोडगढ़ को ही चुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? पहला विकल्प है प्रताप सिंह, दूसरा विकल्प है जय सिंह, तीसरा विकल्प है मान सिंह और चौथा विकल्प है ईश्वरी सिंह। तो हवा महल जयपुर में स्थित है, ये आप लोग जानते ही हैं, कई लोगों ने देखा भी होगा। तो हवा महल जो है बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है और सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा ये बनवाया गया था और यह 5 मंजिला इमारत है। तो आप याद रखिए इस बात को, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा प्रताप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा विकल्प है नागौर, तीसरा विकल्प है चूरू और चौथा विकल्प है अलवर।
तो श्रद्धा नाथ जी का आश्रम स्थित है सीकर जिले में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पिछवई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा है बूंदी, तीसरा है कोटा और चौथा है नाथ द्वारा। तो पिछवई चित्रांकन ये नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे और आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। SST की राजस्थान बोर्ड की प्ले लिस्ट अलग बनी हुई है, प्रीवियस ईयर के पेपर की अलग बनी हुई है और ये प्रैक्टिस वाली अलग बनी हुई है। तो वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।